गुड मॉर्निंग बच्चों। ऐसा कहते हैं ना कि हमारे जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु कोई चीज़ है तो वह है वक्त। क्योंकि एक बार बीता हुआ वक्त हमारे जीवन में पुनः रिटर्न होकर नहीं आता। इसलिए हमें अपने हर वक्त का इस प्रकार उपयोग करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सके। आज इसी थॉट्स के साथ मैं डॉक्टर रूपम सिंह आपके यूट्यूब ऑनलाइन क्लास रॉयल कॉमर्स में फिर से उपस्थित हूँ मैनेजमेंट के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। बच्चों, आप जो क्लास इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं वह ना केवल आपको सब्जेक्ट का व्यापक नॉलेज आपके रेगुलर एग्ज़ाम के लिए देगा, बल्कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्लियर करते हुए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी तैयार करेगा। इसलिए आप मेरे साथ हर क्लास में तन्मयता के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके लाइक बटन पर क्लिक करते रहें। बच्चों, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है और भी नए नए टॉपिक्स को बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखने के लिए। तो आइए बच्चों, हम चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रबंध के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्लास की ओर। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाए। बच्चों, प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो यहाँ पर इस क्लास के जरिए हम लोग देखेंगे कि क्या होता है और प्रबंध के कितने सिद्धांत अभी तक कॉन्सेप्ट में अभी तक हमारे फ्रंट में आए हैं। हम लोग इनके सभी टॉपिक्स को काफ़ी व्यापक तरीके से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए शुरू से अंत तक इस वीडियो में। चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या, ये किस तरह से मैनेजमेंट का मदद करता है, मैनेजमेंट में प्रिंसिपल का क्या महत्व है। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट दूसरों से काम करवाने का एक तरीका है। मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा आर्ट है जिसमें के जरिए एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेटर से उनके इच्छा के अनुकूल अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में सफल हो पाता है। तो इसमें जैसे जैसे समय बीतता चला गया मैनेजमेंट के कई कॉन्सेप्ट, कई प्रिंसिपल्स हमारे सामने आते चले गए। हम लोग एक एक करके सारे प्रिंसिपल्स को देखेंगे। तो सब ये देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा फंडामेंटल स्टेटमेंट है जो बेसिक ट्रूथ के ऊपर आधारित है। यानी कि एक इसका आधार जो है वो एक ऐसे लॉजिक के ऊपर है जो गाइडलाइन करता है एक मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग करने में, निर्णय लेने में मदद करता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वह बेस है जिसके आधार पर एक मैनेजर उस कॉन्सेप्ट पर चल के, उस सिद्धांत पर चल के, उस प्रिंसिपल पर चल के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल हम मैनेजमेंट के अंदर लागू करते हैं वो यूनिवर्सल है। कहने का मतलब कि चाहे वो कोई भी स्थान क्यों ना हो, चाहे वो व्यावसायिक स्थान हो, चाहे वो धार्मिक स्थान हो, चाहे वो सांस्कृतिक स्थान हो, किसी भी तरह का ग्रुप ऑफ द पीपल्स हो, उनमें उन ग्रुप के जरिए एक डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने में प्रबंध के सिद्धांत हूबहू लागू होते हैं। तो इनको यूनिवर्सल बेस पर एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि ये हर जगह पर इनका महत्व समान होता है। प्रबंध के सिद्धांत ऐसे बनाए गए हैं जो परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। प्रबंध के सिद्धांत हमेशा कारण और परिणाम के बीच रिलेशन स्थापित करते रहे हैं। यानी कि कोई काम को करने का क्या कारण है और उस काम को करने के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ों को
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जरिए देखा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो गोल पर आधारित है, ये ह्यूमन बिहेव के ऊपर आधारित है, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग पर्टिकुलर परिस्थिति में किस तरह का बिहेव करता है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसी पर आधारित है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह पर इक्वल इम्पोर्टेंस के साथ, इक्वल समान महत्व के साथ लागू होता है। इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करता है हमारे मैनेजमेंट में, जिससे हम अपने गोल को आसानी से अचीव कर सके। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि जैसे जैसे बिजनेस का पैमाना बदलता चला गया, बिजनेस का स्वरूप बदलता चला गया, वैसे वैसे बिजनेस का तौर तरीका, बिजनेस का तकनीक बदलता चला गया। और बिजनेस के तकनीक के बदलने के साथ साथ मैनेजमेंट के रूप में भी काफ़ी बदलाव आया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि प्रबंध के सिद्धांत नए तरीके को अपनाता चला गया। तो इसलिए हम लोग अपने पढ़ाई के मतलब स्टडी के व्यू से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को 3 भागों में बांट दिया है। तो हम लोग एक एक करके ये तीनों भागों को देखेंगे जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सबसे पहले हम लोग भाग को हम लोग देखते हैं जिसको बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर मैनेजमेंट के क्लासिकल थ्योरीज को वैल्यूज़ दिया गया। क्लासिकल थ्योरीज में हम लोग देखेंगे हेनरी फ्योल का जो आप सिद्धांत देखते हो, F.W. टेलर का सिद्धांत देखते हो, तो ये सब जो सिद्धांत है वो क्लासिकल थ्योरीज है मैनेजमेंट का, जो मैनेजमेंट के स्टार्टिंग फेज में डेवलप किया गया। उसके बाद जो थॉट्स आया, जो सोच आया, जो बदलाव आया, वो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के अंडर में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जो बदलाव आया वो जिसको हम लोग मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज कहते हैं। तो हम लोगों के लिए एक एक थ्योरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग इसको काफ़ी डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो सब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्लियर करते हैं हम लोग क्लासिकल थ्योरी, जिसमें हम लोग ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये 3 थ्योरी को इसके अंडर में पढ़ने वाले हैं। जिसमें आपका ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मैकग्रेगर का दिया गया थ्योरीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया है, और साइंटिफिक थ्योरीज F.W. टेलर के द्वारा दिया गया है। तो बच्चों हम लोग इस क्लास में एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज को काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में देखने वाले हैं एक एक करके। फिर सारे थ्योरीज को हम लोग अलग अलग वीडियो क्लासेस के अंदर में देखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जैसा कि आपको पता है कि ये हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम लोग हेनरी फ्योल का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, हेनरी फ्योल का जन्म 1841 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो है इनका इस्तांबुल में हुआ था। इस्तांबुल जो एक सीमावर्ती क्षेत्र है, इनके जो फादर थे वो सिविल इंजीनियर थे। इन्होंने 1860 ईस्वी में सेंट एटेने की खनन अकादमी से खनन इंजीनियर, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं माइंस इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त किया था। ये 19 वर्ष की आयु में ही इंजीनियर बन गए थे। इन्होंने लगभग 20वीं शताब्दी में अपने सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इन्होंने कई बातों को हमारे सामने रखा कि एक प्रबंधकर्ता, एक अच्छा मैनेजर किस तरह से अपने सबऑर्डिनेटर्स को मैनेज करता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है। तो इस रूप में उन्होंने अपने बुक में उन्होंने, जिसे उन्होंने 1916 में लिखा था, जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, में इन्होंने काफ़ी व्यापक तरीके से अपने सिद्धांत को रखा। इन्होंने कुल मिलाकर के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो हमारे
हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इनका सिद्धांत आज भी इस शताब्दी में भी हूबहू लागू होता है जिस तरह से इन्होंने बतलाया था। इन्होंने एक मैनेजर का गुण के बारे में बतलाया था कि एक मैनेजर को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उसे नैतिक ज्ञान होना चाहिए, उसका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस का गुण होना चाहिए। ये 4 गुण मैनेजमेंट में एक मैनेजर के अंदर होने चाहिए और वो तभी एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। तो इस बेस पर उन्होंने अपने 14 सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बच्चों, उन्होंने सबसे पहले बात बतलाई है कि लेबर ऑफ डिवीज़न यानी कि कार्य का विभाजन किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा है, उसमें कई लोग काम करते हैं, वर्कफोर्स के रूप में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में वही काम दिया जाना चाहिए जो उस काम के लिए ज़्यादा सूटेबल है, यानी कि इसमें स्पेशल स्किल्ड वर्कर को वही काम दिया जाना चाहिए जिस काम को वो करने के लायक हैं, जिससे हमें काम का स्पेशलाइजेशन मिल सकता है। तो उन्होंने अपने पहले सिद्धांत को दिया जिसका नाम है डिवीज़न ऑफ लेबर। उन्होंने अपने दूसरे सिद्धांत में कहा कि जो अथॉरिटीज़ होती है, जो अधिकार होता है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो एक ही सिक्के का 2 पहलू होता है। अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी वर्कर को अगर आप अधिकार देते हैं तो उसके साथ उन्हें उस काम के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देना बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने अपने तीसरे सिद्धांत में बतलाया कि डिसिप्लिन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन का होना, एक अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अनुशासन ना हो तो हम कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। यही एक ऐसा ब्रिज है जो हमें अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ आसानी से ले जाता है। तो थर्ड उन्होंने सिद्धांत दिया। चौथे सिद्धांत में उन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बतलाया। यूनिटी ऑफ कमांड में उन्होंने क्या बतलाया कि एक सब ऑर्डिनेटर को एक ही सुपीरियर के तहत कमांड दिया जाना चाहिए, यानी कि एक मैनेजर अपने अंदर काम करने वाले लोगों को कमांड दे सकता है। यदि कई मैनेजर्स एक पर्सन को कमांड देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो काम को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बतलाया, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आदेश की एकता, यानी कि एक कर्मचारी को एक ही मैनेजर के, एक ही नियोक्ता के द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। बच्चों, उसके बाद हम लोग देखते हैं उन्होंने 5वें सिद्धांत में बतलाया है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि उन्होंने बतलाया कि एक जो मैनेजर है, उसे अपने अंदर काम करने वाले जितने भी सबऑर्डिनेटर्स हैं उनको डायरेक्शन दिया जाना चाहिए, यानी कि उन्होंने निर्देश की एकता पर ज़्यादा बल दिया, यानी कि काम को कैसे करना है ये केवल एक ही मैनेजर के द्वारा एक पर्सन को बताया जाना चाहिए। यहाँ पर हम इसके केवल मीनिंग को बता दे रहे हैं, आप इसके नोट्स के रूप में ये स्लाइड में आपके सामने रख रही हूँ, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे और नोट्स के रूप में इसे आप यूज कर सकोगे। बच्चों, 6th सिद्धांत में उन्होंने बतलाया कि जितने भी सबऑर्डिनेटर्स हैं बिजनेस में, सबऑर्डिनेटर्स के इंटरेस्ट को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल्स को, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक काम जो किया जाना चाहिए वो सभी के हित को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आते हैं। जितने भी वर्कर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर रेम्यूनरेशन देना, उनका पारितोषिक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक वर्कर तभी ज़्यादा संतुष्ट होता है जब उसके काम का सही मूल्य लगाया जाता है, और उनके काम का जब सही मूल्य लगाया जाता है तो वो काफ़ी तन्मयता के साथ, काफ़ी समर्पित भावना के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो इस तरह से एक प्रॉपर रेम्यूनरेशन और जितने भी वर्कर्स हैं उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जनरेट करता है, राइट। तो वो इसी के कारण वो उनका
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन पाता है, उनकी बॉन्डिंग अच्छी बन पाती है और वो काफ़ी मन लगा करके काम कर पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, यानी कि बिजनेस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लेने का जो पावर है वो एक जगह पर सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। उन्होंने बतलाया कि अगर हम डिसीजन लेने का पावर को अगर डिसेंट्रलाइज्ड कर दे, यानी कि सभी लोग अपने अपने ढंग से डिसीजन ले सकेंगे, तो हम कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने इस बात को काफ़ी ज़्यादा जोर दिया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लेने का पावर कि वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, किसी कुछ ही लोगों के हाथों में होना चाहिए, ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के वर्क को काफ़ी अच्छे ढंग से किया जा सके। उन्होंने स्कॉलर चेन के बारे में बतलाया। उन्होंने बतलाया कि जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनके अंदर वो उनका एक प्लेस होना चाहिए, एक प्रॉपर जगह होना चाहिए उनके बैठने का, उनके रहने का, ताकि कि उनसे ईजिली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनसे ईजिली संपर्क साधा जा सके। एक जो वर्कर्स हैं अपने सुपीरियर के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि हर लोगों का अधिकार और कर्तव्य बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी अच्छे ढंग से बताया जाया गया होना चाहिए। उन्होंने नेक्स्ट अपने सिद्धांत यानी कि अपने 10वें सिद्धांत में ऑर्डर पर ज़्यादा ध्यान दिया। ऑर्डर यानी कि व्यवस्था, यानी कि संगठन के कार्यों को समुचित रूप से संचालित करने के लिए यह आवश्यक है कि संस्थान में विधि व्यवस्था उच्च स्तर की होनी चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि संगठन के समस्त भौतिक एवं मानवीय साधनों के लिए उचित एवं योजनाबद्ध व्यवस्था की जानी चाहिए। संस्था के अंदर संस्था के प्रत्येक मशीन, जितने भी यंत्र हैं, वस्तुओं को उचित स्थान दिया जाना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति से निश्चित स्थान पर संपर्क किया जा सके। इसलिए ये एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस होना ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने अपने 11वें सिद्धांत में बतलाया, इक्विटी का सिद्धांत उन्होंने दिया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत, समानता का मतलब क्या होता है कि जितने भी सबऑर्डिनेटर्स हैं, जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी के साथ न्याय, उदारता एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, उनके साथ पक्षपात रहित व्यवहार किया जाना चाहिए, ताकि उनमें सद्भावना, सहयोग तथा लगन की भावना का विकास हो सके। उन्होंने स्टेबिलिटीज के ऊपर ध्यान के बारे में बतलाया, यानी कि कार्य जो क्षमता है उसमें अस्थायित्व, कार्यकाल में एक अस्थायित्व होना चाहिए। उन्होंने बतलाया कि एक कुशल एवं प्रगतिपूर्ण संगठन के लिए यह आवश्यक होता है कि कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्थायित्व बना रहे, यानी कि उनका काम करने का एक उचित वातावरण हो, यानी कि जिस इन्वायरमेंट में वो काम कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके काम करने के लायक हो, ठीक है, और उनका एक काम करने का एक निश्चित समय हो। तो इस बात पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। अपने 13 सिद्धांत पे उन्होंने क्या बतलाया कि इनिशिएटिव, यानी कि उनका 13वां सिद्धांत है इनिशिएटिव, यानी कि पहल क्षमता। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स के द्वारा इस तरह का माहौल बनाया जाना चाहिए ताकि जितने भी काम करने वाले पर्सन हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एक स्वतंत्र वातावरण में अपना निर्णय ले सके, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का माहौल दबाव रहित होना चाहिए, यानी कि उन्हें काम करने में घुटन महसूस ना हो, वो स्वतंत्र हो करके अपने काम को करें और नई नई भावनाओं को, अपनी भावनाओं को नए नए आइडियाज़ के साथ में प्रस्तुत कर सके। बच्चों, उन्होंने अपने चौथे सिद्धांत में बताया स्क्रिप्ट डी क्रॉप, यानी कि सहयोग की भावना। ऑर्गेनाइजेशन का माहौल ऐसा बना हुआ होना चाहिए ताकि जितने भी वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो, उनके बीच में एकता होनी चाहिए। और यही एकता ही एक ऐसा सफल प्रयास होता है, एक ऐसा सफल मार्ग होता है जिस पर चल करके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। संस्था में कर्मचारियों तथा
प्रबंधकों के बीच सहयोग की भावना का विस्तार होना चाहिए। तो इस तरह से हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया यह 14 सिद्धांत एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, एक यूनिवर्सल सिद्धांत है, जिसका उपयोग आज भी इस दौर में भी उसी महत्व के साथ में किया जाता है जिस महत्व के साथ उन्होंने इसे डेवलप किया है। तो बच्चों, चाहे वो अभी का एग्ज़ाम हो या फिर कहा जाए तो अभी तक मैंने मैनेजमेंट यानी कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम देखें उसमें हेनरी फ्योल का जिक्र अगर ना हो तो वो एग्ज़ाम पूरा ही नहीं होता। तो इनका ये 14 सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन 14 सिद्धांत को आप पढ़ लेंगे, इसके लिए नोट्स तैयार कर लेंगे। आई होप ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप इसके मेरे इस चैनल के साथ में हमेशा बने हुए रहिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और नए नए वीडियोज़ आपके सामने रखती चलूँ, ताकि आपके पास एक नोट्स तैयार होता चले जाए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।